आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड। और इस परिनालिका में जो महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर विशेषतः पढ़ेंगे वो है एक अनंत लंबाई की अथवा एक लंबी परिनालिका के लिए जो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी गणना हम करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये परिनालिका होती क्या है, परिनालिका सामान्यतः कैसे बनाई जाती है। परिनालिका एक कुचालक बेलनाकार, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कुचालक बेलनाकार खोखले पात्र पर एक समान रूप से तांबे के तार को लपेटा जाता है। तांबे के तार को लपेटने से पहले इसे विद्युतरुद्ध किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। इस पर एक कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है, लिक्विड में, कुचालक लिक्विड में इसे डुबो करके सुखा लिया जाता है और ऐसे विद्युतरुद्ध तांबे के तार को एक समान रूप से लपेट करके इस परिनालिका का निर्माण किया जाता है। अब पहला जो मूलभूत प्रश्न ये है कि ये परिनालिका बनाते समय या उपयोग में लेते समय किन चीज़ों की हमें ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः जो परिनालिका हम उपयोग में लेते हैं वो परिनालिका इस तरह की उपयोग में ली जाती है कि उसकी जो लंबाई होती है वो उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन में हम कम लंबाई की परिनालिका भी उपयोग में लेते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे ऐसी परिनालिका की जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसी परिनालिका को एक अनंत लंबाई की परिनालिका की तरह ट्रीट किया जा सकता है, माना जा सकता है। परिनालिका में एक खास बात ये होती है कि जो परिनालिका में इन तांबे के तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं परिनालिका के अंदर वो एक दूसरे के समानांतर होती है। केवल इसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, इस तरीके से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो भीतरी भाग है उसमें हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जैसी होती है। इसका एक अभिप्राय ये भी है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक भाग में एक समान होता है, किनारों पर थोड़ा सा भिन्न होता है, भीतर के बराबर नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम चुंबकीय क्षेत्र होता है किनारों पर। और परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बहुत निकट एक अति सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन जैसे जैसे परिनालिका से दूर जाते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना क्षीण हो जाता है कि हम इसे शून्य मान सकते हैं। परिनालिका का उपयोग सामान्यतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर हम एक अनंत लंबाई की या बहुत लंबी परिनालिका की चर्चा करें कि बहुत लंबी परिनालिका हमारे पास में है या एक अनंत लंबाई की परिनालिका हमारे पास में है, ऐसी परिनालिका के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहें तो हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। मान लीजिए एक परिनालिका है, इस परिनालिका में हमने एक काल्पनिक वर्गाकार लूप लिया है जिसकी लंबाई L है, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा L है। इस लूप से संबद्ध अगर चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए एक L लंबाई की परिनालिका है जिसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक है। अगर प्रश्न आता है अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए तो यहाँ जो एजम्पशन हम लिख रहे हैं L लंबाई की धारावाही परिनालिका है, इसकी जगह हम लिख देंगे कि यह माना एक अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है जिसमें प्रत्येक फेरे में जो विद्युत धारा बह रही है, यानी इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार में, उस विद्युत धारा का मान I है। और परिनालिका की जो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, जिसे हम फेरों की संख्या का घनत्व भी कह सकते हैं, वो स्मॉल n है। L लंबाई के लिए, L लंबाई की परिनालिका के लिए इस स्मॉल n का जो मान है वो कैपिटल N यानी कुल फेरों की संख्या में लंबाई का भाग देने से प्राप्त होगा, जबकि अनंत लंबाई की परिनालिका में एक सूक्ष्म भाग में फेरों की संख्या को काउंट करके उसकी लंबाई का भाग दे दिया जाता है। अब अगर हम एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ काम में लें तो हम ये कह सकते हैं कि इस बंद पथ जो कि PQRS है, इससे संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है BDL, उसका जो रेखीय समाकल है यानी कि BDL, ये इस भाग द्वारा जितनी भी विद्युत धारा परिबद्ध है उसके बीजगणितीय योग यानी कि समेशन ऑफ I का μ0 गुना होता है। इसको हम क्लोज्ड लूप PQRS के लिए कह सकते हैं। चूँकि ये जो बंद पथ है जिसे हम काल्पनिक बंद पथ भी कह रहे हैं PQRS, ये चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, PQ, QR, RS और SP। तो इसे हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसे मैं कह सकता हूँ B.dl
क्लोज लूप फॉर भुजा पी क्यू प्लस बी डॉट डी एल क्लोज लूप फॉर भुजा क्यू इंटू क्यू आर, सॉरी क्यू इंटू आर नहीं कहना चाहिए, क्यू आर कहना चाहिए, प्लस बी डॉट डी एल फॉर भुजा आर एस प्लस बी डॉट डी एल फॉर भुजा एस पी। और इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा? म्यू जीरो इंटू समीशन ऑफ आई के बराबर। समीशन ऑफ आई की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम चुंबकीय फ्लक्स का जब मान निकालते हैं किसी बंद वक्र के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो उसके सभी पृष्ठों से जो पारित चुंबकीय फ्लक्स है उसे निकाल करके हम जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसकी सभी भुजाओं से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल का मान निकाल करके हमने जोड़ दिया है। अब अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो हम सब जानते हैं कि अदिश गुणन को में जो डॉट है उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप प्लस बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन फॉर क्यू आर प्लस बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप आर एस और बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप एस पी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समीशन ऑफ आई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों पदों में कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ जो थीटा है इन चारों पदों में वो अलग अलग है। ये कॉस थीटा में थीटा भुजा पी क्यू के अकॉर्डिंग हमें लेना होगा, ये कॉस थीटा भुजा आर एस क्यू आर के अकॉर्डिंग हमें लेना होगा, ये कॉस थीटा में थीटा जो है वो भुजा आर एस के अकॉर्डिंग लेना होगा, और इस पी एस में जो थीटा है वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर हम बारी बारी से सभी की चर्चा करें तो ये जो थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश जो उस भुजा पर लिया गया है के मध्य का कोण है। अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो इस भुजा पर जो अल्पांश होगा इसको मैं अलग से यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको पास में ही बना लेते हैं। ये हमारे पास में भुजा जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये P भुजा है, ये Q भुजा है, ये R है और ये S है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा इस ओर है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है हमारे पास में ऑलरेडी। अब अगर मैं भुजा PQ पर अल्पांश लेता हूँ तो इस अल्पांश की दो दिशाएं संभव हैं, एक दिशा ये हो सकती है और एक दिशा ये हो सकती है। लेकिन अल्पांश की जो दिशा हम लेंगे यहाँ पर DL की जो दिशा लेंगे और B की जो दिशा है, इनके मध्य का जो कोण है वो कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस दिशा को यहाँ पर हटा देते हैं। तो हमारे पास में ये दिशा रहेगी, ये दोनों दिशाओं के मध्य का जो कोण है B और DL के मध्य का कोण वो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दिशा लेते तो 180 होता, जो कि ज़्यादा है 90 डिग्री से, ये संभव नहीं है। तो ये जो कोण है वो होगा 0 डिग्री। तो ये जो पहला भाग है इसमें थीटा का वैल्यू हमारे पास में हो गई है 0 डिग्री। तो हम यहाँ रख देते हैं बी डी एल कॉस 0 प्लस, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाग है क्यू आर, ये जो भाग हमने लिया है क्यू आर, एक्चुअल में इसे दो तरीके से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इस क्यू आर भुजा का कुछ भाग परिनालिका के अंदर है और कुछ भाग परिनालिका के बाहर। यानी कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। क्यू आर का वो भाग जो परिनालिका के भीतर है उसके लिए अलग, और जो परिनालिका के बाहर है उसके लिए अलग। लेकिन हम इसे लिखने के लिए एक ही भाग में लिखेंगे। निकाला दो तरीके से जा सकता है, निकाला दो तरीके से जाना चाहिए, लेकिन हमारी बुक्स में इस पूरी भुजा के लिए एक ही मान निकाला हुआ है तो हम एक ही मान निकालेंगे। पर फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं इस बाहरी भाग के लिए बात करूं तो बाहरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, इसलिए बाहरी भाग के लिए ये जो B डॉट डी एल हम निकाल रहे हैं क्यू आर भुजा के लिए, इसमें B का मान 0 रख दें तो हमारे पास में ये जो B डी एल कॉस थीटा ये दो भागों से मिलकर बना होगा, जिसमें बाहरी भाग के लिए B का मान 0 है। यानी बाहरी भाग के लिए इस B डॉट डी एल मैं यहाँ इसको डिनोट कर देता हूँ। इस बाहरी भाग के लिए B डी एल कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई।
अब ये जो आंतरिक भाग है इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ अगर हम इस पर कोई अल्पांश लें DL लंबाई का, तो अल्पांश पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो या तो नीचे की ओर प्राप्त होगी या इस तरीके से ऊपर की ओर प्राप्त होगी। इन दोनों ही दिशाओं में से कोई भी दिशा अगर हम DL की लेते हैं तो ये B यानी चुंबकीय क्षेत्र जो कि परिनालिका के अंदर है से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू अगर इस नीचे वाले पार्ट के लिए हम BDL cos थीटा में थीटा की वैल्यू 90 रख दें तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये जो नीचे वाला भाग है उसके लिए भी हमारे पास में BDL का मान 0 ही प्राप्त होगा। तो दोनों भागों के लिए मिलाकर के 0 ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए दोनों भागों के लिए अलग अलग नहीं लिखा जाता है, एक ही भाग, दो पूरे भाग को एक ही रूप में, एक ही हिस्से के रूप में लिखा जाता है। और इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता, देखिए मैं इसको दो भागों में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब हम लिखते हैं इस दूसरे भाग के लिए BDL cos 90, तो ये जो cos 90 में कोण 90 है जो कि QR भुजा के लिए है, ये PQ भुजा के लिए हम निकाल चुके हैं, ये केवल उस भाग के लिए सही है जो भाग चुंबकीय क्षेत्र में है। जो भाग चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है वहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र से कोण बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध ही नहीं है। जब चुंबकीय क्षेत्र ही संबद्ध नहीं है तो उसकी दिशा हम कैसे पता लगाएं, उसकी दिशा हमारे पास नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के मध्य का कोण हम इस बाहरी भाग के लिए कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी किताबों में इस पूरे भाग के लिए एक ही मान लिखा गया है, तो हम भी उसी पद्धति को काम में लेते हुए एक ही मान यहाँ लिख रहे हैं, हालांकि ये दो भागों में लिखा जाना चाहिए था। अब अगर हम तीसरे भाग की तरफ चलें, RS भाग की तरफ, तो RS भाग जो है वो परिनालिका के बाहर है, और परिनालिका के बाहर होने के कारण इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 0 है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, तो BDL cos थीटा में अगर मैं B की वैल्यू 0 रख दूं, 0 इंटू DL cos ऑफ थीटा, और जो चौथा हिस्सा हमारे पास में बचा है उस हिस्से की हम बात करें तो ये जो चौथा हिस्सा है इसके लिए यानी SP हिस्से के लिए भी कैलकुलेशन ठीक वैसे ही हमारे पास आएगी जैसे RQ हिस्से के लिए हमारे पास में आई थी, क्योंकि यहाँ पर भी आधा भाग बाहर है, आधा भाग अंदर है, और बाकी भाग के लिए जो कोण है वो 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो हम सीधे यहाँ पर इसको लिख रहे हैं BDL, ये हमारे पास में था RS हिस्से के लिए, BDL cos 90 इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप SP इज इक्वल्स टू, इस पूरे का जो टोटल मान है वो μ0 इंटू समीशन ऑफ I के इक्वल है। अब अगर मैं इन चारों भागों को कैलकुलेट करूं तो देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भाग 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग, ये भाग भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी cos 90 की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ओनली हमारे पास में BDL रह जाएगा और इस तरफ μ0 इंटू समीशन ऑफ I रह जाएगा। इस भाग को हम लिख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। तो हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन BDL फॉर P इंटू PQ सॉरी इज इक्वल्स टू μ0 इंटू समीशन ऑफ I। ठीक है, अब अगर मैं समीशन ऑफ I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये हमारी एक परिनालिका थी जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पर हमने एक क्लोज्ड लूप माना था PQRS, PQRS। यहाँ अगर हम समीशन ऑफ I की बात करें तो ये जो समीशन ऑफ I है ये इस क्लोज्ड लूप से, इस बंद भाग से, इस बंद पथ से निर्गत विद्युत धारा है। अगर आप फेरों को ध्यान से देखेंगे तो ये एक फेरा यूँ घूम करके आता है और इस तरीके से ये धारा इसमें प्रवाहित होती है सपोज, ठीक है, ये फिर से घूम करके आता है और अब ये इस क्लोज लूप में एक बार विद्युत धारा निर्गत हुई है। ये धारा पीछे से फिर से घूम के आई इसी तार से और ये दूसरी बार से क्लोज लूप से निर्गत हुई, फिर तीसरी बार इस क्लोज लूप से, और इस प्रकार से कई बार ये इस क्लोज लूप से निर्गत होती है। तो कितनी बार होगी? अगर इस क्लोज्ड लूप में, इस बंद पथ में यदि ये n फेरे हैं, अगर ये 3 फेरे हैं तो हम कहेंगे 3 बार विद्युत धारा इसे क्रॉस करेगी, 4 फेरे होंगे तो 4 बार क्रॉस करेगी, 5 फेरे होंगे तो 5 बार, और अगर n फेरे होंगे तो n बार क्रॉस करेगी। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये विद्युत धारा इसे कितनी बार क्रॉस करेगी, क्योंकि एक फेरे से क्रॉस होने वाली धारा का मान I है। यदि ये 2 फेरे इसे क्रॉस करते हैं तो हम कहेंगे I और फिर I। आप देख सकते हैं यहाँ से ये I धारा निर्गत हुई और ये फिर I धारा निर्गत हुई, तो 2
आई और आई 2i हो जाएगा। अगर इसमें से 3 फेरे इसके अंदर आते हैं, इस क्लोज लूप के इस बंद पथ के अंदर आते हैं, तो हम कहेंगे 3 बार आई धारा निर्गत होगी, यानी 3i धारा हो जाएगी इस बंद पथ से निर्गत धारा का मान। यदि 4 फेरे हैं तो 4i, 5 फेरे तो 5i। तो हमें फेरों की संख्या पता लगानी होगी। अब हमने कहा था परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल्स टू स्मॉल एन। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या का अभिप्राय होता है 1 मीटर में फेरों की संख्या। अब सपोज ये वाला जो भाग है 2 मीटर लंबा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इकाई लंबाई में 1 मीटर में n फेरे हैं तो 2 मीटर में 2n फेरे होंगे। अगर ये 3 मीटर लंबा हो तो 3n फेरे होंगे, 4 मीटर लंबा हो तो 4n होंगे। चूंकि ये l मीटर लंबा है इसलिए इसमें कुल फेरों की संख्या जो होगी वो l इंटू n, यानी n को l से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगी। तो हम कहेंगे बंद पथ PQRS में परिनालिका, यानी कि PQRS में जो परिनालिका का भाग बंद है में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्मॉल n इंटू l। ठीक है। अब एक फेरे से आई धारा निर्गत हो रही है। एक बार अगर एक फेरा होता तो आई धारा क्रॉस होती। चूंकि इतने फेरे हैं, n इंटू एल फेरे हैं, तो ये धारा कितनी बार क्रॉस होगी? n इंटू एल बार क्रॉस होगी। तो n इंटू एल बार टोटल बीजगणितीय योग हम अगर निकालें तो हम पहली बार जो धारा निर्गत हो रही है वो है i। मान लीजिए n इंटू एल का मान 4 है, तो हम कहेंगे 4 बार ये क्रॉस होगी, यानी टोटल 4i हो जाएगी। अगर n इंटू एल का मान 5 हो तो हम कहेंगे 5 बार क्रॉस होगी, यानी 5i धारा हो जाएगी निर्गत धारा का मान। अगर ये इसका मान n इंटू एल का मान 6 है तो हम कहेंगे 6 बार धारा क्रॉस होगी, यानी 6i हो जाएगी। यानी जितना n इंटू एल का मान है उसको अगर हम धारा i से गुणा कर दें, एक फेरे की धारा से गुणा कर दें, तो निर्गत कुल धारा का मान हमारे पास में आ जाएगा। यानी समीशन ऑफ i बराबर n इंटू एल इंटू एक फेरे से प्रवाहित विद्युत धारा, एक फेरे से प्रवाहित विद्युत धारा, इसका मान n इंटू एल इंटू आई। तो ये समीशन ऑफ i का मान हो गया। इसे हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चूँकि ये जो BDL है ये PQ भुजा से संबंधित है और PQ भुजा परिनालिका के अंदर है। परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ से B को बाहर निकाला जा सकता है। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया कांस्टेंट मान करके। फॉर PQ DL इज इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू समीशन ऑफ i की वैल्यू n इंटू एल इंटू आई। अब इस DL इंटीग्रेशन का अभिप्राय क्या है? इस PQ भुजा पर लिए गए अल्पांशों का योग। अगर हम इसको बहुत सारे अल्पांशों में बांट दें और उन सब का योग करें तो PQ भुजा की लंबाई के बराबर आ जाएगा, जो कि स्मॉल l है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL का जो मान है वो l के बराबर होगा, इंटू म्यू 0 इंटू n इंटू एल इंटू आई। l से l कट गया, b बराबर म्यू 0 इंटू n इंटू आई। अगर ये एक अनंत लंबाई की परिनालिका है तो इसके आगे हम इस इक्वेशन को नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि एक L लंबाई की परिनालिका है तो अगर हमें कुल फेरों की संख्या पता है तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या हम निकाल सकते हैं। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या निकालने के लिए कुल फेरों की संख्या में कुल लंबाई का भाग आप दे दीजिए। तो इस तरीके से b की एक वैल्यू हमारे पास में और आ गई है, म्यू 0 n i अपॉन l। स्मॉल n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है और कैपिटल N कुल फेरों की संख्या है। लेकिन अगर ये अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए आता है तो ये दोनों इक्वेशंस आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में परिनालिका की लंबाई नहीं होगी। एक और चीज़, यदि हम माध्यम ये कहें कि निर्वात नहीं होकर के कोई अन्य माध्यम होगा, म्यू r चुंबकशीलता के माध्यम की यदि उपस्थिति है तो ये जो म्यू 0 है इसकी जगह आ जाएगा म्यू एन आई। जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है, हम सब जानते हैं, म्यू 0 इंटू म्यू आर एन इंटू आई। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में म्यू 0 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो इसको हम कहेंगे b अपॉन म्यू 0 इज इक्वल्स टू एन आई। ये जो b अपॉन म्यू 0 है ये h के इक्वल होता है।
जिसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं या चुंबकन धारा भी इसे कभी कभी कहा जाता है। चुंबकन क्षेत्र H N×I, इसे चुंबकन धारा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भाग आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे बेनिफिट मिलता है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।